अगर देश के ऊपर कोई हमला होगा तो वह आतंकी हमला नहीं बल्कि भारत पर हमला कहा जाएगा। अब भारत किसी भी कीमत पर डरने और झुकने वाला नहीं है, यह कहना था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी आज आगरा में भाजपा के 11 साल होने पर आगरा आए हुए थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से भारत का विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है, जो हमारे दुश्मन है यानी कि पाकिस्तान है, वो भी वो बात नहीं कह रहे जो कांग्रेस के युवराज कह रहे हैं। उन्होंने सीधे हमला कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किया। यही नहीं, उसके साथ उन्होंने जिस तरीके से भारत अभी तक दूसरे राष्ट्रों से हथियार इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब आज भारत डीआरडीओ के तहत तमाम स्वदेशी हथियार बना रहा है और बना ही नहीं रहा बल्कि उन हथियारों को दूसरे राष्ट्रों को बेचने का काम कर रहा है। यानी कि हम मेक इन इंडिया के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संकल्पना है उसको साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11 साल के अंदर भारत ने बहुत कुछ पाया है, जो पिछले 50 से 70 साल में नहीं हुआ वो इन 11 सालों में हुआ। सुधांशु त्रिवेदी ने और क्या कहा आप भी जानिए, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने इन 11 सालों के अंदर क्या क्या किया। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए। ये 11 वर्ष का समय भारत के इतिहास में बदली हुई सरकार का नहीं बल्कि एक बदले हुए युग का प्रतीक है। इस सरकार के कार्यकाल में हमने देश की समृद्धि, देश की सुरक्षा, देश की सामाजिक समरसता और देश के सांस्कृतिक गौरव, इन चारों आयामों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और युगांतकारी कार्य किए। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि विकास के क्षेत्र में जो हम लोगों ने कार्य किए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। 34 किलोमीटर प्रतिदिन की नेशनल हाईवे बन रही है। रेलवे रूट्स का पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। जो एयरपोर्ट थे उनकी संख्या 2 गुनी से अधिक हुई है। 23 एम्स हो गए हैं, 8 नई आईआईटीज और 7 नए आईएम्स बने हैं, 490 से अधिक यूनिवर्सिटीज बनी है, 325 के लगभग नए मेडिकल कॉलेज बने। और कोई भी विकास का क्षेत्र हो वो तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक हर अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक उस विकास की किरण न पहुंच जाए। तो इस समय 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 12 करोड़ घरों को शौचालय मिला है, 15 करोड़ घरों को नल से जल मिला है, 81 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। और इतना ही नहीं है, 97 करोड़ भारत में इंटरनेट कनेक्शन हुए हैं, 1 अरब 16 करोड़ फोन लोगों के हाथ में है। उस दृष्टि से यदि देखें, और किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत और जेनेरिक मेडिसिन के द्वारा एक प्रकार से हम कहें तो पढ़ाई की भी व्यवस्था, कमाई की भी व्यवस्था और दवाई की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। 55 करोड़ जनधन खाते हैं और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी जो अत्यधिक निर्धनता को लगभग भारत में समाप्त करने में सफलता हासिल की। हमारी 1% से कम आबादी अब निर्धनता यानी गंभीर निर्धनता की स्थिति में है। 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। अब सोचिए आप कि विकास और समृद्धि तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकती जब तक सुरक्षा देश की सुनिश्चित ना हो। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में कितना बड़ा युग परिवर्तन हुआ है इसको आप समझ सकते हैं। हमारी केंद्र में सरकार आने से पहले, मोदी जी की सरकार आने से पहले देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां बड़ी सहजता के साथ आतंकी हमले ना होते हो। दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो, पुणे हो, गुवाहाटी हो, नागपुर हो, उत्तर प्रदेश में आपको याद हो लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में धमाके हुए थे। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप के ऊपर अटैक हुआ था।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, आज वो आतंकवाद की वारदातें सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गई हैं। नक्सलवाद, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सबसे बड़ी समस्या बताया था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कहा है कि मार्च 2026 तक वह समाप्त होगा। और आपने देखा कि अभी बस्तर में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो आंतरिक सुरक्षा के मामले में एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले, जब रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सार्वजनिक पार्क पे लिखा रहता था कि चीज को छुइएगा नहीं, धमाका हो सकता है। आज वो दौर समाप्त हुआ है। वायु सुरक्षा के संदर्भ में भारत ने जो अपनी सॉफ्ट स्टेट की इमेज थी, उसको पूरी तरीके से बदलने में सफलता हासिल की है। 2016 में उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, भारत की थल सेना ने जाकर आतंकियों का कैंप नष्ट किया। 2019 में एयरफोर्स के माध्यम से बालाकोट में आतंकियों का लॉन्च पैड नष्ट किया। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अप्रतिम शौर्य का परिचय देते हुए लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को नष्ट किया और पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर से लेकर 177 किलोमीटर अंदर सारगोदा तक जाकर अटैक किया है। यानी अब भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया, आतंकवाद के साथ वार्ता प्रभावित नहीं होगी। आतंकवाद से पहले वार्ता प्रभावित नहीं होगी, ये कांग्रेस की सरकार की सोच थी। हमने कहा आतंकवाद के साथ वार्ता नहीं होगी, खून और पानी नहीं बहेगा। और इस बार भारत ने एक नीतिगत परिवर्तन किया है कि अब आगे एनी एक्ट ऑफ टेररिस्ट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, अर्थात अब कोई भी आतंकी घटना होगी, अब भारत इसको अपने ऊपर किए गए हमले के समकक्ष मानेगा। और कोई भी देश समृद्ध भी हो जाए, सुरक्षित भी हो जाए और जन जन तक विकास भी पहुंच जाए, वह तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उस देश की सांस्कृतिक पहचान और सांस्कृतिक गौरव किसी के सामने ना हो। सांस्कृतिक गौरव के लिए याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने पहली विदेश यात्रा की थी तो श्रीमद् भगवत गीता भेंट की थी। उसके उपरांत योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाई। और उसके बाद आप देखिए, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर, और इन सारी चीजों के द्वारा भारत के सांस्कृतिक गौरव और संस्कृति को भी एक नया बल और आत्मबल पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चारों ही आयाम पर हमारी केंद्र सरकार ने इन 11 वर्षों में भारत में एक नए युग की स्थापना की है। ये 11 वर्ष आजादी के बाद के पहले 11 वर्ष हैं जब भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। इसलिए और इस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन से ऊपर है। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं। आप सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। और वो भारत जिसके बारे में कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी की समझ यहां लोगों को कम है, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना है। और इसीलिए संपूर्ण विश्व आज भारत की इस क्षमता को स्वीकार कर रहा है। हम लोगों के बचपन में होता था कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जाके लोग सीखने जाते थे। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले कैम्ब्रिज ने एक स्टडी लगाई है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा कैसे कर लिया। जापान के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पेमेंट खुद से वो सीखना चाहेंगे। तो मैं अंत में इस पंक्ति के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि जो कुछ हमने इन 11 वर्षों में प्राप्त किया है, स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार। धन्यवाद।